स्टार्ट किया था, हम इसके इस लेसन में इसके हम इंस्ट्रूमेंटल यूजेस जो है उसके ऊपर बेस्ड है। फटाफट हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमने क्या किया था। इससे क्या हमने देखा था कि केमिस्ट्री, तो उसमें आपको एनालिसिस करना है दिए हुए सैंपल का। ये जो सैंपल आपके पास है, आई थिंक मेरा नेटवर्क, मेरी आवाज आ रही है आपको? हियर इट इज शोइंग जस्ट वन डॉट टू मी, जस्ट लेट मी क्लियर नहीं आ रही मैम। वन सेक, मुझे लगा ही था, जस्ट वन सेक। हाँ, मैं मेरा नेटवर्क चेंज कर देती हूँ। वाईफाई कनेक्टेड था बट सीम्स दैट उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नेटवर्क अच्छा रहेगा और मेरी आवाज डिस्कनेक्ट नहीं होगी। देखो अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको ठीक से? यस मैम। यस आई मैम। शेयर इट अगेन, क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज किया था, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो, सी वी आर ऑन दिस लेसन, सेकेंड लेसन। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। आप सब लोगों के पास अभी टेक्स्ट बुक है क्या? यस मैम। आरती, तुम्हारा जो बुक है उसमें सेकंड नंबर का लेसन कौन सा है? तुम सीबीएसई 11th-12th के कॉलेज में हो क्या? नहीं, जैक तुम बोर्ड है कहाँ से मैम हो? मेरा। कौन से? झारखंड। ओके ओके। तो अगर नंबर ये नहीं होगा तो कंटेंट कहीं ना कहीं सिमिलर ही होगा। मतलब आई डोंट नो वहां पे इंडेक्स क्या है, बट ये लेसन हर एक बुक में होगा, आगे पीछे हो सकता है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं ये होगा ही ऊपर नीचे। अगर यही नंबर है तो वेरी गुड, ठीक है ना? तो ये ओके मैम। एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये लेसन जो है, जिसमें हमने देखा था कि हम जब एनालिसिस करते हैं किसी अननोन सैंपल का, तो हम चेक करते हैं कि उसमें उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। मतलब उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी और वो कितने प्रमाण में है, यानी कि उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होगी। जैसे कि हम अगर पानी लिए तो पानी में H2 कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये होगा उसका क्वांटिफिकेशन, मतलब उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और H2O में H2 है, O है, और भी कुछ है क्या, इसको फाइंड आउट करना है, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इस तरह से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में काफी सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। उसमें भी ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स के हिसाब से वी हैव टू चेंज द टेक्निक्स। जैसे कि हमने कल देखा था कि ऑर्गेनिक कंटेंट में मोस्टली लिमिटेड चीजें होती हैं जो उसके साथ फ्यूज होती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो उसके हीरो है, मतलब वो स्टोरी के हीरो ही कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसके साथ बाकी सारे लोग जो होंगे वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका एनालिसिस होगा उसमें आपको देयर इज वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल टू बी इन दैट पर्टिकुलर सैंपल। तो इसके हिसाब से आपकी टेक्निक्स भी बदलते रहते हैं। हमारे पास क्लासिकल टेक्निक्स भी है और मॉडर्न टेक्निक्स भी है एनालिसिस की। क्लासिकल टेक्निक्स में हम टाइट्रेशन करते हैं या फिर उसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके फिजिकल नेचर में उसका स्मेल कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीजें चेक करके उसका हम प्राइमरी एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ही डिटेल में उसका इन डिटेल एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें मॉडर्न टेक्निक्स की भी हेल्प आजकल मिल जाती है। तो ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री का ओवरव्यू जो हमने किया था। कल हमने उसके केमिकल मेथड्स और उसके जो डिफरेंसेस है वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने केमिकल मेथड्स में किस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन, ग्रेविमेट्रिक, टाइट्रीमेट्रिक, ये सब कल देखा था। एरर कैसे होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर मुझे कुछ चीज मेजर करनी है तो मेरे मेजरमेंट के जो मैंने लिया है, बीकर लिया है या फिर जो मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है जिसके अंदर मुझे कुछ मेजर करना है, समझो कि मुझे एसिड लेना है, डाइल्यूट HCl मुझे लेना है मेरे रिएक्शन के लिए, मुझे लेना है 5 ml। जिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैं उसको डालूंगी, अगर उसका मेजरमेंट ही ठीक ना हो तो वो 5 ml का 4.9 होगा, 5.2 होगा। तो ये 0.1 या 0.2 की जो इनएक्यूरेसी होगी, इसका मतलब क्या है कि वो जो एरर होगा दैट इज इन द मेजरमेंट ऑफ दैट सैंपल। अब वो किस लिए आया, किस वजह से आया? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है,
जैसे काफी बार हम लोग जब वेइंग करते हैं तो वेइंग बैलेंस में 2 किलो दिखाता है, पर एक्चुअली 2 किलो में कुछ ग्राम आगे कुछ ग्राम पीछे हो सकता है। दैट वी डोंट नो, हम उसको स्टैंडर्ड लेके दूसरी चीज मेजर कर रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड में ही प्रॉब्लम है तो आपके सैंपल में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तीसरी चीज होती है मैन्युअल एरर। वो तो सबसे प्यारे एरर्स होते हैं जो कि हम सब लोग करते रहते हैं, क्योंकि वो हम पर्पजली नहीं करते, वो हमारे हाथ से हो जाता है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी होता है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा कलर चेंज रेड नहीं, क्या होता है, ब्लू टू रेड है, तो रेड में भी वहां पे 10 अलग अलग शेड्स है, लाइलैक रेड, ये वो ऐसे। तुम्हें अभी तुम्हारे जो ये मिलेगा ना, आपका बुक मिलेगा, एक्सपेरिमेंट का बुक मिलेगा, उसमें ये सारे नाम आपको दिखेंगे। तो उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट देन टेकिंग लिपस्टिक का शेड या फिर नेल पेंट का शेड या फिर साड़ी का ब्लाउज का शेड मैच करने से भी भयंकर है ये कलर को मैच करना। आप बोलोगे ये आप क्या बोल रहे हो मैम, मैं ये सच बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब हम लोग कॉलेज में थे और हम जनरली कहते हैं ना रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, हमने 10th तक इतने ही कलर चेंज देखे हैं लिटमस टेस्ट में। ब्लू का रेड हो गया, रेड का ब्लू हो गया, इतना सिंपल था हमारे लिए। लेकिन जब लैब में गए तो वहां पे क्रिम्सन रेड, लाइलैक रेड और क्या क्या नाम थे। और हम सोच रहे थे कि ये क्रिम्सन रेड कैसे दिखता होगा। तो मतलब रेड के भी इतने सारे शेड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो इनऑर्गेनिक जो भी कोई एलिमेंट है वो वही है या नहीं है। फ्लेम टेस्ट में होता है, मतलब आप किसी सैंपल को आपने बर्निंग के लिए फ्लेम में रखा, तो फ्लेम का कलर जो है आपका ब्राउन, ब्राउन नहीं येलो, और ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज होता है, करेक्ट। तो अगर उस मेटल के आपने जैसे जैसे पतले पतले तार बना के आपने वहां पे रख दिए तो वो जलता है। तो जब वो खुद जलेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसका अपना एक कलर वो दिखाएगा फ्लेम में। ये टेस्ट होती है और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कल ही कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैजिक ऑफ कलर्स। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सैंपल्स का ये फन बहुत होता है कि आप उसको बर्न करोगे तो आपको वहां पे बहुत मल्टीपल कलर्स दिखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कलर चेंजेस होते हैं, नहीं बात ऐसी नहीं है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और एक ब्यूटीफुल फैक्ट है जो इनऑर्गेनिक में नहीं है ज्यादा, वो है उनका अरोमा। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक पूरी ब्रांच है ऑर्गेनिक की, उनके स्मेल से आपको पता चलेगा ये कुछ अलग ही दुनिया के लोग हैं। वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कलर्स के टेस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें इतनी वैरायटी मिलेगी आपको कि आपको टेस्ट करने में आपने कलर चेंज अगर गलती से दूसरा लिख दिया, अगर मुझे लगा कि ये क्रिम्सन रेड है लेकिन वो किसी और रेड के कैटेगरी में चला गया, तो मैंने जो फाइंड आउट किया है कि ये एलिमेंट है, वो तो मैंने गलत फाइंड आउट किया ना। इसका मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या क्या है भाई, जिसकी वजह से मुझे किसको क्या लिखना है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और प्रैक्टिकल करने के टाइम पे उसमें कुछ दूसरे एरर भी हो सकते हैं। जिस मेटल की स्ट्रिप मैंने ली है उसके साथ कोई दूसरी चीज भी मैं रख सकती हूँ ना, तो उसका और इसका कंटेमिनेशन भी हो जाता है। और जो फ्लेम में दिखता है वो हमें लिखता है कि जो कलर है वही है, पर काफी बार उसमें कंटेमिनेशन भी हो सकता है, पर मैंने जो देखा वो मैं लिखूंगी। जैसे आपके फिजिक्स के, आपने वो इंस्ट्रूमेंट सुना है या फिर देखा है क्या, उसको कहते हैं लेंथ मेजरमेंट करने के लिए 0.1 mm से भी नीचे होता है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे याद आ जाएगा उसको क्या कहते हैं। एक होता है वायर गॉज और दूसरा होता है ऐसा बड़ा पट्टी होता है, उसको नीचे दो होते हैं, आपको आई डोंट नो व्हाट टू टेल, हाउ टू कॉल इट, मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ उसको क्या कहते हैं। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में सेंटीमीटर की पट्टी होती है, पट्टी यानी स्केल, सेंटीमीटर की स्केल है, उसके नीचे मिलीमीटर है, और ये मिलीमीटर के भी नीचे 1 मिलीमीटर के 10 छोटे छोटे पार्ट्स है। तो उसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर के भी 10 पार्ट्स है। तो आप जो 0.1 मिलीमीटर कहोगे वो उस स्केल पे आप 0.01 इतना कह सकते हो, मतलब 2 डिजिट और आपका बढ़ गया, आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके जिसका लीस्ट काउंट बहुत बड़ा है, मतलब लीस्ट काउंट में ज्यादा नंबर कवर कर रहा है, तो वो आपको ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बता सकते हैं। आप उसको आप उसमें बहुत एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो उसमें
जो स्केल होती है ना नीचे वाली, मिलीमीटर के स्केल के साथ उसके जो छोटे छोटे 10 पट्टियां है वो ऊपर के किस नंबर से मैच हो रही है, वो आपको चेक करना होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने अभी अभी परसों ही किया था, सैटरडे को। मेरा खुद का अनुभव है इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं। तो 0.1 का जो स्केल है नीचे वाला, 0.00 वाला, मतलब मिलीमीटर का भी छोटा, उसके भी 10 पार्ट, उसमें से एक पार्ट जो ज्वाइन हो रहा था वो था 0.9 वाला पार्ट। तो मेरा आंसर आ रहा था 0.9 और 9, 0.99 यानी हो गया 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करोगे तो आ गया 1 मिलीमीटर। जबकि बाद में पता चला कि इंस्ट्रूमेंट के मेकिंग में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो वहां पे मैच हो रहा है, जाके वो मैच वहां पे वो मैच नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है जो मार्किंग होते हैं उनमें अगर एरर है तो आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा। आपने यूज किया है इंस्ट्रूमेंट बहुत एकदम शान से कि मैंने ये यूज किया, वो किया, पर क्या नाम था उसका, मुझे अभी अभी याद आ रहा था, वायर गॉज एंड, ठीक है छोड़ो छोड़ो, वैसे भी वो फिजिक्स का है, बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे याद आ जाएगा। तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है हमारा पर्सनल एरर। और फिर मैथमेटिकल एरर तो हमारा हमारा हक है मैथमेटिक्स में गलतियां करना, है ना। जब इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं, कहीं पे हम कहीं डेसिमल गलत लिख देते हैं, कहीं पे हम मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लेने वाला नंबर ही भूल जाते हैं, कभी कभी एडिशन में भी गलतियां कर देते हैं। तो अगर आंसर आना चाहिए 2 तो हमारा आंसर आ जाता है 1.8 होता है। और ये कैलकुलेशन एरर तो आपके पेपर में तो होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे इतना स्ट्रेस, बहुत ज्यादा प्रेशर, पेपर इतना बड़ा, टाइम इतना कम, बहुत सी चीजें तो हमें पता है लिखनी है, उसमें गलती नहीं करनी है, ये प्रेशर अलग होता है। तो उस सब में हमारी मैथमेटिकल एरर्स भी होती है। एरर्स को मैंने वापस इसलिए बताया कि टाइप्स ऑफ एरर एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर के आपको सेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि हम इसको नोट डाउन कैसे करते हैं, बड़े नंबर्स को, छोटे नंबर्स को, वी राइट इट एज 10 टू द पावर ऑफ समथिंग, 2 3 4, है ना, ऐसा उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख देते हैं। उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये भी हमने कल प्रॉब्लम देख लिए थे। उसके बाद हमने और एक पॉइंट कल स्टार्ट किया था, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसाइज का मतलब है कि आपके आंसर्स जितने ट्रू वैल्यू के आसपास है मैक्सिमम सारे, उतना आपका आंसर प्रिसाइज है। जैसे कि मैंने कल ड्रॉ किया था, जैसे आई शो यू, ये ना हम लोग ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से ये ज्यादा अच्छे से समझेगा। चलो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करती हूँ ग्राफ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, या मैं अकेली पढ़ाई कर रही हूँ? समझ में आ रहा है मैम। यस मैम। गुड, थैंक यू। यस मैम। तेजित आपण आहात का? ठीक है, चलो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। यस मैम। अब अगर मेरा आंसर मेरी है ना, ठीक है, ये है मेरी ट्रू वैल्यू, ये यहाँ पे आनी चाहिए। अब जबकि मेरा मेरे अब मैं मेरे क्या कहते हैं उसको, मेरे आंसर्स, नहीं येलो नहीं, ये पिंक लेती हूँ, थोड़ा सा डार्क, ये यहाँ 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 यहाँ, इसके आजू बाजू में घूम रहे हैं। मतलब मेरे ट्रू वैल्यू के आसपास ही सारे मेरे रिजल्ट्स आए हैं, भला एक्यूरेट नहीं आया है पर उसके आसपास है, तो इसको हम कहेंगे प्रिसाइज। ये प्रिसाइज है। लेकिन अगर एग्जैक्टली उल्टा हुआ, ये मेरी ट्रू वैल्यू है और ट्रू वैल्यू के यहाँ यहाँ दूर दूर मेरे आंसर्स जा रहे हैं, कहीं मतलब दूर दूर तक उनका कोई संबंध ही नहीं है ट्रू वैल्यू से। होता है ना काफी बार, रिजल्ट आना चाहिए था 10, हमारा आंसर आ जाता है 1, होता है ना। ये है लीस्ट प्रिसाइज। आंसर यहाँ पे होना चाहिए, मेरे सैंपल के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसके 3-4 हमने रिकॉर्डिंग लिए, रिकॉर्डिंग यानी 3-4 छोटे छोटे पार्ट्स में, स्टेप 1 स्टेप 2 हम रिपीट करते हैं ना, काफी बार वो स्टेप हम करते हैं और उसके नोट डाउन करते हैं रिजल्ट्स। तो ये सारे रिजल्ट्स, तो मेरे ये रिजल्ट्स बहुत दूर है ट्रू वैल्यू से, तो मेरा आंसर प्रिसाइज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रू वैल्यू से दूर दूर, कहीं कहीं दूर, कहीं पे दूर,
यहाँ वहां ऐसे मेरे आंसर्स घूम रहे हैं, तो मेरा आंसर प्रिसाइज नहीं है, जबकि पहले यहाँ पे मेरा आंसर ट्रू वैल्यू के आसपास ही कहीं था। ठीक है, अब ये था हमारा प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होगा, आपका आंसर ट्रू वैल्यू के कितने पास है, ये है आपका एक्यूरेसी। जैसे मेरा आंसर था किसी चीज में, अगर मुझे हाइट निकालनी है, मेरे क्लास के बच्चों का एक एवरेज हाइट होना चाहिए, 4th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे हैं, उनका एक्सपेक्टेड हाइट है समझो 10, कोई भी एक वैल्यू समझ रहे हैं हम लोग, 10 इतनी हाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 हाइट कोई मेजरमेंट नहीं है, 4 फीट 5 फीट ऐसे होते हैं जनरली, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ 10। लेकिन मेरे क्लास के बच्चों का अगर आ रहा है रिजल्ट 9, 8, 7, तो ये इससे दूर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को हमारे साइंस के लैब के हिसाब से देखें, टाइट्रेशन का मेरा रिजल्ट आना चाहिए था 5, मेरा आंसर आ रहा है 4.9, 5, 5.1, वापस एक बार किया तो आया 4.9। तो मेरा आंसर जो ट्रू वैल्यू था 5, उसके बहुत नजदीक है, समझे। तो मेरा जो आंसर है इट्स मोर प्रिसाइज। अब इसका मैं क्या करूंगी, जितने 4-5 मेरे रिजल्ट है मैं सबका एवरेज निकालूंगी, तो इसका एवरेज भी जो निकलेगा वो अपने ट्रू वैल्यू के पास ही निकलेगा, क्योंकि वैल्यूज नजदीक है। अगर दूर 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 होते तो इसका मतलब क्या था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द मेजरमेंट्स। इसी को हम कहते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। समझे ये दो कंसेप्ट। वापस इसलिए बताया क्योंकि ये नए कंसेप्ट है, और ये नए कंसेप्ट जितने बार समझोगे सुनोगे उतना दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर है आपकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मतलब मेरी वैल्यू आई है 10 और आनी चाहिए थी 8, तो इसका जो डिफरेंस है वो है मेरी एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू इंटू 100, क्योंकि ये रिलेटिव है तो ये परसेंटेज में होता है। किसका परसेंटेज निकालेंगे आप, समझो ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर 2, है ना। 10 माइनस 8 मेरा एब्सोल्यूट एरर आया 2, 2 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या था मेरा 8 इंटू 100, ये जो भी कुछ आएगा ये मेरा होगा रिलेटिव एरर। अब वैसे ही आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेविएशन भी होगा। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होगा, मेरी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। अब हर एक वैल्यू का ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस, मैंने 5 अगर लिए हैं रिजल्ट्स, तो हर एक का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका जो आएगा वो होगा मेरा एब्सोल्यूट डेविएशन। अब वैसे ही मेरा रिलेटिव एरर डेविएशन क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये सारे जो मैं निकालूंगी ना 4-5 रिजल्ट का, मुझे वापस मीन निकालना पड़ेगा डेविएशन का। वो डेविएशन का मीन डिवाइडेड बाय मीन, एक्चुअल मीन, इनटू 100, ये होगा मेरा रिलेटिव डेविएशन। डेविएशन और एरर, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। ये देखो, आपको मैंने कल भी कहा था, जो बुक में दिए हुए हैं प्रॉब्लम्स, पहले आपको उन्हें ही सॉल्व करना है, दे आर योर होमवर्क। हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी हर चीज हमें गाइड करने के लिए ही दी है, तो उसको आप पहले लिखो, 2-3 बार समझो, और उसके बाद एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कोई क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यही है आपका होमवर्क के जितने सारे प्रॉब्लम है उनको सबको सॉल्व करो। अगर फर्स्ट लेसन के भी नहीं किए हैं तो उनको भी कर दो, क्योंकि वो सॉल्व है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। दैट इज देयर टू सी, उसको देख के ही सॉल्व करना है, तभी वो समझेगा कि करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है अभी हमने दूसरी चीज देखी थी, वो था सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, 3 आइडेंटिकल सैंपल्स, अब ये क्या है देखो, द 3 आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आर डिकम्पोज्ड, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड टू बी 3.87, 3.95 एंड 3.89 ग्राम फॉर द सेट ऑफ 3। कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन। ऊपर जो था वो एरर का था, अब जो है वो डेविएशन का है। अब हमें 3 दिए हुए हैं, क्या दिए हैं हमें, इसके वैल्यूज दिए हैं, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4 ऐसे होगा। तो आप जितने जितने यहाँ पे दिए हैं 3 का सेट है, तो उनके हमें मास ऑफ ऑक्सीजन दिए हैं, और हमें उसका पहले मीन निकालना होगा। मीन हमने कैसे निकाला, 3.87 प्लस 3.95 प्लस 3.89 डिवाइडेड बाई 3।
क्यों? क्योंकि 3 वैल्यूज है, मीन आपको पता है वो आपका आया 3.90। अब आपका सैंपल 1 3.87 ये वाला, और डेविएशन कैसे निकालेंगे आप? मीन में से इसको आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर आया 0.03। दूसरा था आपका 3.95, मीन में से इसको माइनस किया आपने तो आपका डेविएशन आया 0.05। यहाँ पे 0.01, क्योंकि मीन में से आपको इसको मतलब मीन माइनस वैल्यू ऐसे आपको जब करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगे डेविएशन के। अब डेविएशन के वैल्यूज का भी तुम्हें मीन निकालना है, इन तीनों का मीन आपको निकालना है, वही हमारे फॉर्मूला में भी था ऊपर। अभी देखो एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकालेंगे आप? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन प्लस माइनस 0.03 ग्राम, ये है आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये आपने निकाला था ऑलरेडी ऊपर, उसका एवरेज। अब आपको क्या करना है? रिलेटिव डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आपका ये डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 3.9 इनटू 100, तो आपका रिलेटिव डेविएशन कितना आया? 0.8%। वैसे 0.8% भी बहुत ज्यादा है। अगर आपने 100 सैंपल लिए तो उसमें से 8 आपके डेविएट हो रहे हैं, है ना, ये इसका मतलब होता है। तो अब ये हमने कल किया था, प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस नहीं किया, जो हमने आज कर लिया, तो ये आपको समझ में आ गया। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था ये प्रॉब्लम, तो आप इसको देख के जब सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स जो हम लेते हैं हमारे कैलकुलेशन में, वो अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड इन अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। बहुत सारे नंबर्स, हमारे दिए हुए नंबर्स में से काफी सारे डिजिट्स हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, उसके रूल्स थे जो हमने कल देखे, फटाफट हम रिवाइज करेंगे उनको। पहला जो रूल है वो है, किसी भी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स जितने हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है, उसमें जीरो ना हो, बाकी सारे कितने भी हो, डेसिमल हो, क्या हो, आगे पीछे, वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट जो है आपके सिग्निफिकेंट है। दूसरा था, किसी भी दो डिजिट्स के अंदर अगर जीरो आए, मतलब 2 और 7 के अंदर, मतलब बीच में अब 3 जीरो है, तो उनको हम पकड़ेंगे सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है जो कि सिग्निफिकेंट है। अब जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो आपका नंबर शुरू होता है ये 0.025, तो लेफ्ट साइड में जितने आपके जीरो है उनको आप नॉन सिग्निफिकेंट समझेंगे। लेफ्ट साइड में नंबर शुरू होने के पहले कितने भी जीरो होने दो, डेसिमल के आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, लेकिन नंबर के शुरू में जितने सारे हैं उनको हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ना, 0.005 में 3 जीरो है, वैसे देखा ये तो डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद 2 जीरो और उसके 5, मतलब 5 के पहले 2 है, तो इसकी वैल्यू हुई 0.005 हमारे मेजरमेंट में, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर है बस 1 5। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट में, मतलब किसी नंबर के आगे अगर सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम उनको पकड़ते हैं, मतलब वी काउंट देम। जैसे कि 0.400 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। यहाँ पे बस एक है, 0.001 में एक है, लेकिन यहाँ पे 400 है, तो 4 भी पकड़ेंगे, 2 जीरो भी पकड़ेंगे, तो यानी हो गए 3। यहाँ पे नीचे अब हमें दिया है, देखो 400 ग्राम हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर 4, 4.0 इंटू 10⁻² हो गए 2। क्यों? क्योंकि 4 और 0 पकड़ा गया है, ये 10⁻² को हम नहीं पकड़ते। 4.00 इंटू 10⁻², अब इसमें 4 भी पकड़ेंगे, 2 जीरो भी पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, तो हो गया 3। मतलब 10 समथिंग और पहला नंबर और उनके बीच में अगर जीरो है तो उन जीरो को भी हम पकड़ते हैं, ठीक है। इन नंबर्स रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका इस तरह का अगर कोई नंबर है 2.035 इंटू 10⁻², ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वाला है, तो इसमें सारे के सारे डिजिट्स 2.035 ये चारों भी आपके सिग्निफिकेंट है, वी डोंट काउंट दिस। 3.25 में 3, ये तीनों वैसे भी वो डिजिट से है, उनमें जीरो तक वो सारे रूल आते हैं ना, इसमें इन दोनों के बीच में है जीरो,
तो वी विल काउंट इट, अदरवाइज ऑल्सो बाकी के रूल्स में भी वो करेक्ट आ रहा है, इसलिए इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था ओरली। अब इसको आपको यहाँ पे ढूंढना है, हम लोग फटाफट करेंगे, आप लोग माइक ऑन करो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट? 4.065, बोलो कितना है? नीचे मत देखना। 4 4, 1 2 3 4, ये 0 हमने क्यों पकड़ा बोलो? क्योंकि वो बीच में है। करेक्ट, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए हमने उसको कंसिडर किया है, तो इसका आंसर इज करेक्ट 4। इसमें बोलो कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बोलो बोलो फटाफट बोलो, कोई भी बोलो, डोंट वेट फॉर अदर्स टू टेल द आंसर्स। आपको आ रहा है बोलो। सी का 4, सी का नहीं, बी का। बी का 2 होगा। करेक्ट, 0 पॉइंट के आगे 2 है तो इट इज 2, करेक्ट। सी का 4 होगा क्योंकि चारों के चारों नॉन जीरो है, करेक्ट है। 5 का बोलो, 5 मतलब डी का। 1 1 क्यों? ये 2 0 क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि वो जो उधर साइड में, अगर वो 2 के बाद होता, जैसे कि 0.02 है, तो इसीलिए इधर 2 के उधर है, इसलिए उसे नहीं पकड़े। अगर 2 के बाद 0 होता तो उसे पकड़ते। हाँ ठीक है, तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसको इजी करती हूँ। लेफ्ट और राइट नाम देते हैं, लेफ्ट में है इसलिए हम उसको नहीं पकड़ेंगे, राइट में होता तो पकड़ लेते, करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर है जस्ट 1। अब इसमें कितने हैं बोलो भाई? 2। क्यों? ये तो 0 है, इसको नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं, वो ये राइट में था इसलिए। हाँ करेक्ट, राइट में मल्टीप्लाइड बाय ये कुछ और चीज है, 10⁴ को हम पकड़ते नहीं, लेकिन इन दोनों को कंसिडर, तो इसलिए 2 है, करेक्ट है। ये क्या है? नीचे इतने बड़े नंबर है भगवान, कैसे पकड़ेंगे इनको? इनको काउंट करेंगे। तो 1 बोलो 2 कितने हैं? 3 4 5 6 7 7 है। करेक्ट है, 7 ही है। इसमें ये 0 जो है बाद में आया है, इसको हम पकड़ेंगे क्योंकि वो राइट में है। इसको पकड़ेंगे क्योंकि 4 और 8 के बीच में दोनों नॉन जीरो है, ये भी दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें बोलो अभी। आरती रुको रुको, प्रथमेश आणि सत्यजित काय करताय? तुम्ही ऐकत बसलाय का आमच्या दोघांच्या गप्पा? पटापट उत्तर द्या पटकन, एक तरी उत्तर द्या मुलांनो, कमॉन, आम्ही दोघीच बोलतो, मुली मुलीच बोलतात असं परत चित्र होईल, ते पटकन बोला। हे शेवटचं बाकी आता, याचं उत्तर सांगा। मुलांनो पटकन बोला रे, जे वाटतंय ते बोला, आपण सॉल्व्ह करतोय। हे काय मल्टिप्लिकेशन नाही सोडवत बसायला, समोर जे दिसतंय ते सांगायचंय। 6 मॅम। 6 का बरं? कारण की ते 6 आहे मॅम। 6 अंक आहेत आणि 1च्या नंतरचे 2 0 आहेत, ते पण आपण धरतो म्हणजे राईट, बरोबर, करेक्ट। सो याच्यामध्ये 6 सिग्निफिकंट फिगर होता है। कितनी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल है ना, वी शुड नो दिस वेरी वेल नाउ। अच्छा, ह्याच्या पुढे या लेसन मध्ये, अब इसके आगे इस लेसन में हमें राउंडिंग ऑफ और फिर स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाना है। अब पहले एक एक चीज समझ लेते हैं। देखो, इन जनरल द क्वांटिटी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलर लिस्ट काउंट विल हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड विल बी मोर एक्यूरेट देन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट विद लार्जर लिस्ट काउंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्केल में अगर, अच्छा हाँ, मुझे वो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद आ गया, इट इज वर्नियर कैलिपर। आपने कभी सुना है क्या ये? आई वॉज थिंकिंग व्हाट इट इज, मुझे वन वन कुछ तो याद आ रहा था। वर्नियर कैलिपर, आई शो यू हाउ इट लुक्स, वेट। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखता है और कैसे काम करता है, तो सी इट्स हियर ओनली, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बोल रही थी लिस्ट काउंट के बारे में। सी, दिस इज दी
ओके, यू कैन सी दिस नाउ. इसको थोड़ा सा बड़ा मॅम करके देखते ती हैं. वर्नियर स्केल आहे ना मॅम, आपण त्या दिवशी शिकलो होतो ती. मी फिजिक्स नाही घेत, तुमचं फिजिक्स मध्ये झालं नाही. असेल हे कदाचित. सो ये इंस्ट्रूमेंट मॅम. ऐसा ही होता है, इसको ही कहते हैं वर्नियर Physics. कैलिपर, जो एक आपका वर्नियर मिलीमीटर स्केल. का भी, हाँ उसका लिस्ट काउंट है मिलीमीटर का भी आगे वाला, मतलब 0.00 यहाँ तक, समझे ना. देखो हमारे जो रेगुलर स्केल है, जिसमें हमारी, समझो ये है हमारी स्केल. थोड़ा सा उसको मैं ना अच्छे से ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या फंडा चल रहा है. ये हमारा 0 है हमारे रेगुलर स्केल पे, ये हमारा 1 है, ये है 2. ठीक है ना. दिस इज द रेगुलर स्केल दैट वी यूज. ये हमारे कंपास में भी होती है, प्लास्टिक की होगी, आपकी कोई मेटल की होगी, कोई भी होगी. इसके बीच में 10 नंबर्स हैं, तो वो क्या है आरती? 0 to 1 10 नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये सेंटीमीटर है. ऐसे पॉइंट में भी हो सकते हैं और बटे में भी. हाँ, पर उसको क्या बोलेंगे आप? 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 पार्ट है उनको आप क्या बोलते हैं? मला वेळ आहे. 8-20 मिलीमीटर. मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट. तो 1 सेंटीमीटर के बीच ma'am. में जो 10 छोटे छोटे पार्ट हैं वो है मिलीमीटर. लेकिन इन मिलीमीटर के भी छोटे पार्ट आपको वर्नियर कैलिपर पे मिलेंगे, जो है ये. देखो ना, 0 to 10, 10 to 20, ये आपका रेगुलर स्केल है. कौन सा वाला? सेंटीमीटर वाला. 10 नहीं है ये 1 2 3 4 उसके हिसाब से चलता है. ये नीचे वाला मिलीमीटर, और इसके बीच में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, वो है मिलीमीटर के भी पार्ट्स. ठीक है. 0.1 नहीं, 1.12 जब हम ये कहेंगे, मतलब समझो अगर मैंने लिखा कि मेरी वैल्यू है 0.12, तो 0.1 तो मेरा इस स्केल पे आ जाएगा. कैसे आएगा? जब मैं यहाँ पे जाऊंगी. देखो, जब मैं मेरे कैलकुलेशन में, मेरे बुक में यहाँ तक मेरा 0.1 आ गया, 0.1 मेरा यहाँ पे है, उसके नीचे और एक नंबर आया है 2, मतलब उसके अगला वाला नंबर, तो ये मेरे इस स्केल पे नहीं है. यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 यही नंबर है. लेकिन इन दो नंबर के बीच में जो नंबर है वो मुझे यहाँ मिलते हैं वर्नियर कैलिपर पे. तो मैं जो बोल रही थी ना, ये वाला लाइन अगले वाले लाइन के ऊपर मैच होना चाहिए, जहां पे मैच होगा वो नंबर हम पकड़ते हैं. तो वैसा ही नंबर जो मैंने कहा ना परसों के एक्सपेरिमेंट में जैसे जब इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे थे, तो उसमें वो मैच हुआ 0.9 पे, जो कि एरर था, इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो कैलिब्रेटेड नहीं था. इसका मतलब 0.12 एक्यूरेटली कब मुझे मिलेगा? जब मेरा इंस्ट्रूमेंट मुझे सही दिखाएगा. तो ये है मेरा 0.02 वाला लीस्ट काउंट. तो जितना देखो, हाँ, quantity measured with an instrument of smaller least count will give you more significant figures. इसमें मुझे कितने significant फिगर मिले? 2. और यहाँ पे मुझे कितने मिले थे? 0.1, 1. तो जिस इंस्ट्रूमेंट का आपका स्मॉलर लिस्ट काउंट है, मतलब लिस्ट काउंट और भी नीचे तक जा रहा है, विल गिव यू मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स और ज्यादा एक्यूरेसी. करेक्ट है ना? ये एक्यूरेट है या ये ज्यादा एक्यूरेट है? 0.1 ज्यादा एक्यूरेट है या 0.12 ज्यादा एक्यूरेट है? टेल मी. 0.1. ऑब्वियसली 0.12 और एक लेवल ज्यादा. मतलब मेरा मेजरमेंट मैंने 0.1 मिलीमीटर इतना बोल दिया, लेकिन उसके आगे 0.2 था, वो ज्यादा एक्यूरेट है. मतलब मुझे दिख रहा है, उससे भी डिटेल में मैंने देख लिया, इसका मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट हो गया. तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा, मतलब लिस्ट काउंट जितना कम, उतना आप आगे 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 वाले नंबर्स तक पहुंचोगे, उतना आपका आंसर मोर एक्यूरेट 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 तक जाएगा. ये है कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल. नाउ कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, जस्ट वन थिंग. हाँ, ओके. अब
क्या करना है हमें? कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस विद मेजर्ड क्वांटिटीज, द रूल इज दैट the accuracy of the final result is limited to the accuracy of the least accurate measurement. In other words, the final result cannot be more accurate than the least accurate number involved in the calculation. आपके बहुत सारे आपने ये निकाले हैं, रिजल्ट्स निकाले हैं किसी भी टेस्ट के केस के, 5-6 मैंने मेरे कैलकुलेशंस के लिए रिजल्ट निकाले. अगर उनमें से एक भी इनएक्यूरेट है तो आपका मीन यहाँ वहां फिसल जाएगा, क्योंकि आप उसका सब का कैलकुलेशन करेंगे. फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन. लीस्ट एक्यूरेट नंबर, उससे आपका ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. ठीक है ना? मतलब 5-6 रीडिंग दिए मैंने, उसमें से मोर एक्यूरेट जो होगा वो लीस्ट एक्यूरेट नंबर से भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा. ठीक है, इसको ज्यादा टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे समझ में आ जाएगा. राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं. 5 या फिर 5 से ज्यादा होगा तो हम उसको अगले नंबर में डाल देते हैं. 5 या उससे कम होगा तो हम पहले वाले नंबर पे डाल देते हैं. इसी तरह का कैलकुलेशन इसमें होता है. क्या देखो, इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज लेस देन 5, द लास्ट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड. 46.32 को हमने राउंड ऑफ किया क्योंकि ये छोटा है 5 से, ये भी छोटा है 5 से, तो ये दोनों गायब हो गए and the significant number remains only 46. If the digit following the last digits to be kept is 5 or more, the last digit is to be kept increased by 1. 52.87. अब 7 is greater than 5 तो ये यहाँ पे बढ़ गया. 8 is greater than 5 तो ये भी यहाँ पे बढ़ गया. तो हमारा अगर हमने इसको 2 डिजिट में सिग्निफाई करना है, इसको मतलब राउंड ऑफ करना है, तो हमारे 2 आंसर मिलेंगे. एक होगा 53, लेकिन अगर हमें उसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिजिट तक रखना है तो होगा 52.9, जो कि यहाँ पे करा है. ठीक है, दोनों करेक्ट है. इसको भी अगर हमने राउंड ऑफ किया तो आपका आंसर आ जाएगा 53. अब हम काफी बार कैलकुलेशन करते हैं. देखो, हम दुकान में जाते हैं और काफी बार बिल बन जाता है 143 रुपीज. तो हम कहते हैं काय दादा 140 घ्या ना, राउंड ऑफ करा ना, 140 ले लो और राउंड ऑफ कर दो. हम खुद ही बोलते हैं ना उसको. तो 143 का हम 140 करते हैं, और अगर 148 हो गया तो वो हमें कहता है 150 दे दो. फिर भी हम कहते हैं 145 ले लो, 3 का डिस्काउंट दे दो. मतलब हम हमेशा राउंड ऑफ करने के पीछे चलते हैं. वो हमारे कैलकुलेशंस के लिए भी इजी होता है, और स्पेशली मनी. अब जबकि वो हम स्कैन कर रहे हैं तो लाइफ हमारी बहुत सुखकर हो गई है. नहीं तो पहले तो वो 17 रुपीज देने पड़ते थे. 17 रुपीज कौन लेके घूमता है भाई? 10 रुपए होते हैं, 5 रुपए होते हैं. चिल्लर 1-2 रुपए का नहीं होगा तो फिर हो गई ना प्रॉब्लम. आजकल तो आप 1 रुपए का भी स्कैन करते हैं. काफी बार मैंने भी जेरोक्स निकालने के लिए 1 रुपया स्कैन किया है. तो 1 रुपया छुट्टा नहीं होगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती नहीं. आजकल वो स्कैनिंग की वजह से काफी हमारा लाइफ इजी हो गया. लेकिन राउंड ऑफ वो सोल्यूशन दैट टाइम, कि एक नहीं फिर मैं 3-4 जेरोक्स निकालती हूँ, आप इसको 5 रुपए में कर दो, मेरे पास छुट्टे नहीं है, अभी क्या कर सकती हूँ मैं. ये राउंडिंग ऑफ का परिणाम होता है. कोई फ्री में तो देगा नहीं ना. 1 को राउंड ऑफ करोगे तो 0 भी हो सकता है, पर 0 रुपए में वो मुझे 1 पेज क्यों देगा? उसके पेज की भी कुछ कीमत है ना. तो राउंड ऑफ हम सब लोग रियल लाइफ में भी करते हैं. अब राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंडिकेटेड. आपको यहाँ पे बताया 2 डिजिट्स तक करना है, तो क्या होगा ये 1.22. ठीक है ना? 1.2 अगर पहले 2 लिए तो 1.2 होगा. तो 3 डिजिट्स लेना है आपको, 3 डिजिट यानी यहां तक ही लेना है, 1 2 3. तो यह होगा 126. करेक्ट? सही जा रहा है ना? ये तुम लोग सॉल्व करो. चलो, टू 4 डिजिट्स 1 2 2 4, ये 4 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है. टेल मी व्हाट इट विल बी. बोलो बोलो फटाफट. 122.1. ओके ओके चलो. और ये हम करेंगे. देखो 122.2 करेक्ट, क्योंकि 4 डिजिट को हमने राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 7 का हो गया 2. ये करेंगे 3 डिजिट तक तो क्या होगा बोलो? वेरी सिंपल.
ये ऐसे क्वेश्चन 2 आने चाहिए 3 ना। 2 करेक्ट। 5 का हो गया 2, 5 और मोर देन 5 को हम +1 कर देते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल था। ये ऐसे प्रॉब्लम आने चाहिए ना, कितना अच्छा हो जाएगा, आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। तो आगे का हाँ चीज है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Molecular formula of a compound is formula which indicates the actual number of atoms of the constituent elements in a molecule. जैसे कि CO2 is the chemical and molecular formula of carbon dioxide. Carbon dioxide ये मैं हर बार नहीं बोलती. What I say? CO2. CO2 helps me to tell which are the elements involved in that molecule and what is their ratio. कार्बन 1, ऑक्सीजन 2. CO2 में ही सब पता चल गया मुझे. कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा नाम लेते 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 10 बार किसी रिएक्शन में मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा बताना. लेकिन CO2 helps me in both the ways to tell me which are the elements, कार्बन, ऑक्सीजन, what is the proportion 1:2. मतलब एक कार्बन लिया तो 2 ऑक्सीजन है. ये चीजें मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलती है और ये ज्यादा हेल्पफुल है. It can be obtained from the experimentally determined values of percent elemental composition and molar mass of that compound. तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं. आपको 10th में ऑलरेडी उसको बैलेंस करना सिखाया गया था. परसेंट composition and empirical formula. Compounds are formed by chemical combination of different elements. Quantitative determination of the constituent element by suitable methods provide the percent elemental composition of a compound. If the percent total is not 100, the difference is considered as percent oxygen. From the percent composition, the ratio of the atoms of the constituent elements in the molecule is calculated. The simplest ratio of atoms of the constituent elements in a molecule is called as empirical formula. अब ये क्या है, ये empirical क्यों आया? I'll give you a simple example. बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है. बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और बेंजीन को ड्रॉ किया जाता है ऐसे. इट्स अ हेक्सागोन और सारे के सारे कार्बन के रिंग में अटैच्ड एटम्स है. इसमें भी एक में सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड. ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर. इट्स एन एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड. एरोमेटिक मतलब उसका एक सुगंध होता है, हल्का हल्का सा ऐसा मंद मीठी मीठी सी खुशबू होती है इसकी, बेंजीन की. तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6. लेकिन इसको अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखूं तो आई विल डिवाइड इट बाय 6. तो मेरा कैलकुलेशन आ जाएगा CH. मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल रहे हो, वो है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड. सिंपल है, समझ में आ गया ना. डिफिकल्ट नहीं था ये, बस थोड़ा नया था एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब हमें क्या दिया है? ओके, सी देयर इज अ प्रॉब्लम, वी विल read it and we will solve this. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine by mass. If the molar mass is 98.96 gram, what is the empirical formula? Atomic masses of hydrogen आपको दिए गए हैं नीचे. तो पहली स्टेप क्या है? चेक whether the sum of all the percent of all, ये जो दिए हैं सारे के सारे, ये परसेंटेज 0 है कि नहीं है. अब इसका एडिशन करेंगे. 4.07, 24.27 और 71.65 ऑलरेडी हमें दिए हैं. ये है हाइड्रोजन, ये है कार्बन और तीसरा है क्लोरीन. तीनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आता है 99.99, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 है. तो इसका मतलब है परसेंटेज इज क्लियर्ड, 100% आ रहा है. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया है ना. नाउ देयरफॉर नो नीड टू कंसीडर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है. अगर कुछ भी नहीं है, बीच में बैलेंस हो रहा है कुछ, दस नो कैलकुलेशन एज 100 करेक्ट, कुछ बचा है उसमें 100 से कम है, तो जितना कम है उतना हम ऑक्सीजन डाल देते हैं. लेकिन अब ये जरूरत नहीं पड़ी ना हमें, 100 आ गया यहाँ पे. तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? नो नीड ऑफ ऑक्सीजन. जितने हैं एटम उतने सफिशिएंट है. नाउ कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स. सिंस वी आर हैविंग मास परसेंटेज, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम. मतलब हम क्या करेंगे, 100 ग्राम हमारा सैंपल होगा तो उसमें से 4.0 ग्राम हाइड्रोजन होगा. या कहाँ से निकाला हमने?
यहाँ पे दिया है देखो 4.07%। टोटल अगर हमारा 100% सैंपल है तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है ना 4.07, तो ये 4.07 ग्राम उसमें से हाइड्रोजन होगा, 24.27 ग्राम कार्बन होगा और 71.65 ग्राम क्लोरीन होगा। सिंपल है ना, यही दिया है। अभी ये हमारा आ गया क्या, उसका ग्राम में वेट। अब कन्वर्ट इनटू द नंबर्स ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, दिया हुआ ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका खुद का एट मॉलिक्यूलर मास, राइट ना, मॉलिक्यूलर मास ये है ना, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास, उस एटम का मास हमें लेना है, नॉट अ मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का हमने लिया, जो दिया है ऊपर हमने वही लिया है, और जो हमने कैलकुलेट किया 100 में से वो यहाँ पे आया है। वैसे ही हम कार्बन का करेंगे, उसका भी हमें वैल्यू दिया हुआ था नीचे और हमने कैलकुलेट किया था 100 से वो वाला। क्लोरीन का भी हमने जो कैलकुलेट किया, और क्लोरीन का ऑलरेडी एटम का मास है 35.45 ग्राम, वो हमने लिया। अब हमने तीनों के मोल्स निकाले। मोल्स पता है ना, मोल 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन्स होंगे, कुछ भी होंगे। डिवाइड द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम। अब क्या किया है, डिवाइड द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू है ये, इससे हम सबको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका रेशो। तो H:C:Cl का रेशो हमें क्या मिला, 2:1:1। इसको हमने डिवाइड किया इससे, मतलब H बाय, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे 2 लिखना ही मुश्किल है, चलो आप समझ लो। हाइड्रोजन को डिवाइड किया मैंने क्लोरीन से, और कार्बन को भी डिवाइड किया मैंने क्लोरीन से, और क्लोरीन को भी डिवाइड किया क्लोरीन से ही, तो मेरे पास रेशो आ जाएगा ना। तो ये आ गया 2:1:1, ये मेरा रेशो बन गया 2:1:1। In case of the ratio are not whole numbers, then they may be converted into whole numbers by multiplying by simple suitable coefficient. अगर वो whole number नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनको simple suitable coefficient से multiply कर देंगे। अगर ये आता 1/2 तो मैं सबको 2 से डिवाइड करिए, तो 4:1:2 ऐसे कुछ तो वो आता approximately. Write now empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements. अब हमने क्या किया, कार्बन 1 था, क्लोरीन 1 था और हाइड्रोजन 2 था। तो अब CH2Cl, कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, CH2Cl ये बन गया उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमने अभी अभी निकाला। जैसे बेंजीन का हमने C और H निकाला था ना, C6H6 का हमने CH निकाला था, वैसे हमने इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला CH2Cl। नाउ राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, एड एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हर एक का हम उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का मास है 12, तो उसको हमने एक ही बार लिया है। हाइड्रोजन का है 1, लेकिन उसके 2 एटम है तो इनटू मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। और क्लोरीन का 35 है, जो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर दी है वैल्यू, हमने उनको ही लिया है। तो टोटल इसका जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा 49.48। अब मोलर मास है 98.96 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 49.48। तो आर क्या होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू 2। ये होगा आपका R, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से तो आपको आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपका C2H4Cl2, ये R की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला को हर एक एटम के साथ। ऐसा करने से आपको आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। यही तरीका है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसको एक बार आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप से आगे आगे जाना है। 4-5 स्टेप है बड़े बड़े, सिंपल है। एक बार उसका तरीका समझ में आ गया तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि किया क्या है। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। आगे कल हम इसका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और आपको मजा आएगा इससे।
इसके बाद हमारा लिमिटिंग एजेंट और जो बाकी का जो पार्ट है वो हमारा एंड की तरफ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन, मोलार फ्रैक्शन, मोलारिटी ये कंसेप्ट्स के साथ ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। बाय दैट टाइम आप लेसन एक बार पढ़ो, प्रॉब्लम्स जो सॉल्व है उनको सॉल्व करो। आई एम टेलिंग यू अगेन, यू हैव टू सॉल्व द सॉल्व प्रॉब्लम्स ओनली, ताकि आपको उनके स्टेप्स पता चले, आपको पता चले कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। दैट इज द ओनली हिंट पॉसिबल। ठीक है, चलो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। आज के लिए रुकते हैं हम। ओके मैम, चलो बाय, गुड नाइट, बाय प्रथम, बाय पूजा मैम। मैम